वेलकम बैक टू ममता निवाल ट्यूटोरियल। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? हीट। ये 7th क्लास का चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है हीट। अब इसको हम समझने के लिए हीट क्या होता है, यानी जो हमें गर्म चीज़ दे रही है, जो गर्मी होती है वो क्या है, हमारे पास हीट होती है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चले कि कोई भी हमें एक ऑब्जेक्ट दिया गया है यानी वो हॉट है या फिर वो कोल्ड है, हमें कैसे पता चलता है? नॉर्मली जैसे हम क्या कहते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं टी का, तो टी हमेशा क्या होती है? हॉट होती है, हम बोलते हैं। और अगर हम आइस की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि वो कोल्ड है। कौन बताता है ये चीज़ कि हॉट है या कोल्ड है? कैसे हमें पता चलती है ये चीज़ें? ये हमारी कौन बताता है? हमारी सेंस बताती हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ सेंस होती हैं, यानी जैसे टच सेंस होती है, तो सेंस हमें इंडिकेट करती हैं कि कौन सा चीज़ गर्म है और कौन सी चीज़ नहीं है गर्म। ठीक है, अब देखो, क्या हम हमेशा रिलाई कर सकते हैं? क्या हमेशा बोल सकते हैं कि सेंस हमेशा सही बताएंगे? यानी आप उसको टच करोगे, कोई भी बीकर है, यानी ये हमारे पास एक बीकर है, इसको आप टच करोगे और टच करके आप बताओगे कि ये कैसा है, ये गर्म है या ठंडा है, आपकी सेंस उसको बता रही है। क्या आप हमेशा रिलाई कर सकते हो इसमें? जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास 3 बीकर हैं। ठीक है, 3 बीकर के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे पानी डाला है। एक बीकर के अंदर, ये जो बीकर ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, एक बीकर के अंदर हमने क्या लिया? कोल्ड वाटर लिया, बिल्कुल चिल्ड वाला पानी लिया। दूसरे वाले में हमने क्या लिया है? हॉट वाटर लिया, इसमें हॉट वाला पानी है। और इसके अंदर हमने क्या किया, जो हॉट है और प्लस चिल्ड यानी कोल्ड जो होगा, इन दोनों को मिक्सचर ले लिया, यानी हमारे पास हल्का सा ल्यूक वार्म ही रह गया ये, बाकी इसमें ज़्यादा गर्म नहीं है, ये बहुत हल्का सा गर्म है। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, एक हाथ लो, यानी कोई सा भी एक हाथ लो। जैसे अगर आप सीधा हाथ ले रहे हो तो सीधा हाथ, सॉरी हाथ थोड़ा अजीब सा बन गया। देखो हमारे पास हाथ है, आप हाथ को उसके अंदर डुबो, पानी के अंदर डुबो। ये हमने कौन सा लिया? मान लो आप राइट हैंड ले रहे हो इसके अंदर। दूसरा आप अपना जो लेफ्ट हैंड होगा, लेफ्ट हैंड को डुबो दो किसके अंदर? हॉट के अंदर। और याद रहे, इतना भी गर्म नहीं होना चाहिए कि जल जाए, तो आराम से जैसा इतना हो कि हाँ गर्म आपको फील हो कि ये गर्म है। ये हमारे पास आपको फील होगा कैसा? कोल्ड होगा। तो अब आपको जो फील आ रही है वो फील कैसे आ रही है? आपको फील कौन सी आ रही है? कोल्ड की ही फील आ रही है। आपके राइट हैंड में कोल्ड वाली फील आ रही है, इसमें फील कैसी आ रही है? आपको हॉट वाली फील आ रही है। अब यही दोनों के दोनों हाथ आप उठाओ और दोनों हाथ आप किस में डुबो दो? इस वाले बीकर के अंदर अपने दोनों हाथ डुबो दो। ठीक है, अब आपको फील क्या आएगी? जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है, इनमें दोनों में अलग अलग फील आएगी। लेफ्ट कोल्ड था तो इसको ये क्या लगेगा? हॉट लगेगा, गर्म लगेगा। जो बी मतलब हमारा जो राइट हैंड था वो उस पर कैसा लग रहा है आपको? हॉट लग रहा है। जो लेफ्ट हैंड था वो किस में था? हॉट वाले एरिया में था, यानी उसको गर्म लग रहा था। अब वो इतना गर्म नहीं है, इसलिए आपको वो कैसा लगेगा? कोल्ड लगेगा। यानी लेफ्ट हैंड के अंदर कोल्ड लग रहा है और राइट हैंड पे हॉट लग रहा है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि हम सेंसेस के ऊपर हम भरोसा कर लेंगे कि हमारी जो सेंसेस होगी वो बिल्कुल सही बताएंगी हमें? हमारी तो सेंस एक ही पानी को 2 तरीके का बता रही है। एक हाथ हमारा बता रहा है हॉट है, एक हमारा कोल्ड बता रहा है। तो हर वक्त हम रिलाई नहीं कर सकते अपने सेंसेस के ऊपर। यानी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उबलता पानी होगा, पानी बिल्कुल उबल रहा है तो आप उसमें हाथ ही दोगे तभी आपको पता चलेगा कि उसका पानी जो है वो उबल रहा है या फिर वो बहुत ज़्यादा गर्म है। इसके लिए हमारे पास टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, टेम्परेचर को नापने के लिए कुछ डिवाइसेस होते हैं। जैसे कि हमारा डिवाइस कौन सा होता है? थर्मोमीटर। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको यूज़ किया जाता है, हम नाप सकते हैं कि चीज़ जो होगी वो कोल्ड है या हॉट है, गर्म है या ठंडी है। ठीक है, जो थर्मामीटर होते हैं ये भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास क्लिनिकल थर्मामीटर। ये कौन सा थर्मामीटर होता है? क्लिनिकल का मतलब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, क्लिनिकल। ठीक है, क्लिनिकल का नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या है? हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए होता है। ये कैसा थर्मामीटर होता है? यानी अगर हम एक थर्मामीटर की बात करें तो ये ऐसा सा होता है, इसके पीछे से ऐसा स्ट्रेट होगा और बीच में से एक ऐसी लाइन सी आपको उसमें दिखेगी। ठीक है, ये आगे वाला हिस्सा जो होगा वो क्या होता है? बल्ब कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास क्या होती है? मरकरी होती है। मरकरी ही ऊपर नीचे जाके आपको टेम्परेचर बताती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? स्केल लगा हुआ होता है, पूरा स्केल होता है कि कितने से कितना
टेम्परेचर वो दिखा रहा है, ठीक है। और हमारे पास जो ये पीछे होती है, ये क्या होती है, एक लॉन्ग और नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है। नैरो यूनिफॉर्म ग्लास जो ट्यूब होती है वो प्रेजेंट होती है। मतलब नॉर्मली हमारे पास जो हमारा जो थर्मामीटर होता है वो ऐसा दिखता है। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होती है उसकी रेंज कितनी होती है, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस ही वो देख सकता है, ठीक है। और गाइज एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा याद रखो जो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं वो हमेशा सेल्सियस स्केल के ऊपर नापते हैं, ठीक है। जो स्केल होता है वो सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट नहीं होता। दो अलग अलग स्केल होते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर हमेशा सेल्सियस को नापता है, और कितने सेल्सियस, इसका जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 35 डिग्री सेल्सियस से हमारे पास 42 डिग्री सेल्सियस तक ये रहती है, ठीक है। नॉर्मली जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर। तो वो इससे नीचे नहीं जा सकता और इससे ऊपर नहीं जाता, इसीलिए इसकी जो रेंज होती है वो 35 से 42 ही रखी जाती है। इससे नीचे चला जाएगा तो आदमी मर जाएगा, और इससे ऊपर चला गया तो आदमी मर जाएगा। तो नॉर्मली हमें इतना ही चाहिए होता है कि हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का बॉडी टेस्ट कर सकें, यानी उसका टेम्परेचर देख सकें। अब कभी कभार क्या होता है, रीडिंग करते वक्त यानी थर्मामीटर की ना हमारे कुछ प्रिकॉशंस रखनी पड़ती हैं थर्मामीटर को समझने के लिए और उसको संभाल के रखने के लिए। क्या प्रिकॉशंस हो सकती है हमें थर्मामीटर, जो क्लिनिकल थर्मामीटर है। सबसे पहला, उसको हमेशा वॉश्ड करके रखना चाहिए, यानी यूज़ करने से पहले भी और यूज़ करने के बाद भी दोनों को हमें क्या है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर इसको रखना चाहिए, हमेशा वॉश्ड रहना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, ये तो पहली प्रिकॉशंस होगी। दूसरी चीज़ क्या है, ये चीज़ मेक श्योर रखनी चाहिए कि जब आपने नापा है, टेम्परेचर नापने के लिए आपने मुंह में आप थर्मामीटर डाला है तो वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो, बिलो हो, ठीक है। ये ना हो कि पहले से ही उसमें कुछ ना कुछ टेम्परेचर पहले से ही आ रहा है, मरकरी शो कर रही है। दूसरा क्या है, जब भी आप रीड करो तो रीड करते वक्त हमेशा थर्मामीटर को जो लाइन ऑफ साइट है उसके बिल्कुल सीधा रखो, ठीक है। यानी आप ऊपर नीचे से टेढ़ा मेढ़ा करके नहीं देखोगे, जिससे आपको जो रीडिंग है वो काफ़ी वेरी करती हुई दिखेगी। तो रीड करते वक्त हमेशा सेम आपकी जो आई होगी, आई की जो साइट होगी वो बिल्कुल सीधी रखो जहाँ पे हमारा थर्मामीटर है उधर ही, ठीक है। तो जिससे आपको रीडिंग जो होगी वो एग्जैक्ट वाली पता चलेगी। दूसरा जो होगा, इसको हैंडल थोड़ा केयर से करते हैं क्योंकि ये ग्लास ट्यूब होती है और कहीं पे भी हिट होएगी तो ये क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो कहीं पे भी अगर किसी भी सॉलिड चीज़ से ये हिट हो गई तो वो टूट जाएगा और हमारा मरकरी जो होगा वो भी बाहर आ जाएगा। और जो बल्ब होता है, बल्ब वाला हिस्सा होता है, कभी भी आप रीडिंग करो तो इस वाले हिस्से को, जो ये बल्ब वाला हिस्सा है, इसको नहीं पकड़ते, पीछे से पकड़ते हैं, यहाँ वाले एरिया से पकड़ा जाता है, कभी भी बल्ब वाले एरिया से नहीं पकड़ते, क्योंकि यहाँ से ये क्या बताता है, टेम्परेचर को ये लेता है। तो अगर एग्जैक्ट आपको नापना है कितना टेम्परेचर है तो बल्ब वाले हिस्से को आप टच ना करें। हैंडल जो होगा उसको थोड़ा केयर से हैंडल करें, यानी हैंडलिंग जो होगी उसकी थोड़ी संभाल के करें, कहीं किसी पे टकराए ना, कोई भी चीज़ को टकराओ ना। दूसरा क्या है, 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए टेम्परेचर। ये देखो, रीडिंग करते वक्त जो लाइन ऑफ साइट है उसके अंदर होना चाहिए, हमेशा मेज़र आप क्लियर कर सको। और यूज़ करने से पहले और बाद में एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के अंदर इसको भिगो के रखो या फिर इससे साफ़ कर लो। अब बात आती है कि क्या हम जो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं उससे अगर हम बॉइल्ड मिल्क अगर हम यूज़ कर रहे हैं, बॉइल्ड मिल्क का क्या टेम्परेचर हम निकाल सकते हैं, यानी हॉट मिल्क होगा, प्रॉपर हॉट मिल्क है तो उसका हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। जैसे ही आप उसमें डुबोगे ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, हमारा जो थर्मामीटर होगा वो टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कहाँ तक है, 42 डिग्री सेल्सियस तक ही नापने की क्षमता है, उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर में डालोगे तो वो ख़राब हो जाएगा। अब आता है कि ऐसा भी तो होना चाहिए, यानी हमें तो कई बार टेम्परेचर काफ़ी हैवी हाई टेम्परेचर भी देखना पड़ता है, तो वो हम किससे देख सकते हैं, वो होता है हमारे पास लेबॉर्ट्री जो थर्मामीटर होते हैं उनसे, ठीक है। तो थर्मामीटर कितने होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर और एक होता है हमारे पास लेबॉर्ट्री। क्लिनिकल क्या होता है, नॉर्मल हमारा सिर्फ ह्यूमन बीइंग के जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको नापने के लिए होता है, और ऐसा कभी फिक्स नहीं होता गाइस कि हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस ही हर एक ह्यूमन बीइंग का सही होता है, मतलब इतना ही चाहिए, इससे ऊपर नीचे अगर थोड़ा बहुत हो जाता है तो भी वो नॉर्मल होता है। 37 का मतलब होता है एवरेज, यानी ज़्यादातर लोगों के अंदर 37 डिग्री सेल्सियस मिलता है, इसीलिए इसको एक एवरेज माना जाता है कि इतना हमारा नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर होता है।
लेकिन अगर जैसे 37.2 भी है किसी का तो ये भी नॉर्मल, इसका ये मतलब नहीं है कि उसके अभी बहुत बुखार चढ़ गया, कुछ हो गया। कईयों के थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे भी मिल जाता है टेम्परेचर, जो कि काफ़ी नॉर्मल होता है। अब देखते हैं जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं, ये क्या होता है, इसको हम मेज़र कर सकते हैं, यानी -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर ये नाप सकती है, इसका रेंज होता है, ठीक है। तो इतना टेम्परेचर इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, ये आराम से नाप लेगी। अब जैसे हमारा क्लिनिकल था, ऐसे ही लेबोरेटरी जो थर्मामीटर होंगे उसके भी कुछ प्रिकॉशंस होते हैं। हमें रीडिंग अगर हमें सही लेनी है तो रीडिंग सही आने के चांसेस क्या होते हैं, प्रिकॉशंस हम पूरी लें। यानी सबसे पहले क्या चीज़ होती है, थर्मामीटर को हमेशा अपराइट पकड़ा जाए, हमेशा अपराइट रखें, उसको टिल्ट ना करें, किसी भी एरिया में टिल्ट ना करें। टिल्ट करने की वजह से रीडिंग जो होती है वो वेरी हो सकती है, अपराइट रखें। दूसरा क्या होता है, हमेशा उसको सराउंडेड रखें, जो भी टेम्परेचर या जो भी सब्सटेंस है उससे सराउंडेड रखें। यानी एक बीकर लिया है, उसमें इतना सब्सटेंस है, तब आपने बीकर डाला है, तो बीकर के अंदर हमारे पास जो थर्मामीटर हो वो प्रॉपरली कवर्ड हो, पूरे सारी तरीके से सारी डायरेक्शन से कवर्ड होना चाहिए उस मटेरियल के अंदर, जिससे वो उसका जो टेम्परेचर है वो नाप सके, ठीक है। फिर और हमारे पास क्या आता है, इसका भी एक बल्ब होता है, सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है जैसे हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है। तो इसका जो बल्ब होता है उसको भी टच ना करें, और साथ में ना हाथ से तो टच करना ही नहीं है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, कोई सरफेस से भी टच ना करें, ठीक है। यानी जो बीकर होता है उसके अगर सरफेस पे टच करते हो तो भी हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, कुछ ना कुछ उसके अंदर दिक्कत आ सकती है। तो ये प्रिकॉशंस होते हैं कैसे हम एक लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थर्मामीटर का ना एक प्रॉब्लम होती है, जो ये हमारे लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं ना, इनमें क्या होता है कि अगर आप जैसे ही आपने यहाँ पे टेम्परेचर ले रहे हो तो यहाँ पे अगर वो 100 दिखा रहा है, 100 टेम्परेचर, तो जैसे ही आप बाहर लेके आओगे ना, उस थर्मामीटर को बाहर लेके आए, तो अब आपके पास यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 98 दिखा रहा है। तो क्यों, क्योंकि बाहर आते के साथ वो क्या है, गिरना स्टार्ट कर जाता है। इसलिए जब भी लेबोरेटरी थर्मामीटर आप यूज़ करो तो हमेशा उस सॉल्यूशन के अंदर रहना चाहिए, तभी की तभी आपने यूज़ करना है। यानी ये जो थर्मामीटर आप यूज़ कर रहे हो, रीडिंग तब लेनी है जब वो सॉल्यूशन के अंदर होता है, बाहर निकालने के बाद नहीं लेते। लेकिन जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, अगर हम क्लिनिकल की बात करें तो क्लिनिकल वाले में क्या होता है, हम बाहर जाके रीडिंग लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि मुंह के अंदर डाल रखा है और तभी की तभी हमने रीडिंग भी लेनी है, नहीं, हम उसको पहले बाहर निकालते हैं और आराम से देखते हैं कि हमारी मरकरी कहाँ आ रही है। वो किसकी वजह से होती है, वो एक किंक की वजह से होती है। हमारे यहाँ पे उसमें ना, आप जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें एक किंक होता है, ठीक है। ये किंक क्या करता है, ये हेल्प करता है जिससे जो टेम्परेचर हो वो ड्रॉप ना हो, यानी जो रीडिंग हो वो हमेशा वहाँ की वहीं रुक जाए, रीडिंग फॉल नहीं होगी। अगर वो यहाँ पे दिखा रही है तो वो किंक की वजह से रुकी रहेगी। इसके लिए आपको क्या होगा, कभी कभार जर्क भी करना पड़ता है। अगर आपको देखना है कि टेम्परेचर यानी 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे है, 42 डिग्री सेल्सियस ये है, तो ये रीडिंग जो होगी वो 35 डिग्री सेल्सियस से पीछे होनी चाहिए, जो मरकरी है वो पीछे आना चाहिए। तो वो पीछे किसकी वजह से नहीं आता, किंक की वजह से नहीं आता, जो कि क्यों होता है, जिससे अगर हम अपना टेम्परेचर नाप रहे हैं तो हम बाहर निकाल के उसको चेक कर सकें, खुद से चेक करा जा सकें। तो फिर ये किंक जो होगा ये मदद कर रहा है। दूसरा, कभी कभार ये प्रॉब्लम देता है जब हमें रीडिंग देखनी हो, तो अगर पहले से ही वो यहीं पे है और हम फिर और टेम्परेचर दे रहे हैं तो वो और ऊपर दिखाएगा। तो पहले से ये चीज़ देखो कि 35 डिग्री सेल्सियस से वो नीचे होना चाहिए, हमारा जो मरकरी का लेवल है वो नीचे होना चाहिए, और उसके बाद आपको चेक करना चाहिए अपना टेम्परेचर, ठीक है। एक प्रॉब्लम आती है, जैसे ये वाले जो थर्मामीटर होते हैं ना, इनके अंदर क्या होती है, मरकरी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मरकरी जो होती है वो काफ़ी टॉक्सिक होती है, ठीक है। टॉक्सिक सब्सटेंस है, यानी इतना हार्मफुल है कि अगर ये हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है तो हम मर सकते हैं। तो इसको क्या है, डिस्पोज करना थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, डिस्पोज ये प्रॉपरली नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस थर्मामीटर की बजाय हम डिजिटल थर्मामीटर यूज़ कर सकते हैं। तो नाउ डेज डिजिटल थर्मामीटर काफ़ी कॉमन होता है यूज़ करना, क्योंकि इसको हैंडल करना काफ़ी इजी है और इसमें प्रिकॉशंस भी बहुत कम होती हैं, इतनी नहीं होती जितनी हमें एक नॉर्मल लेबोरेटरी या फिर जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो यूज़ करते हैं उसमें। अब देखते हैं हम, यानी ये तो हमें समझ में आ गया कि कैसे हम हीट को नाप सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हीट जो होती है वो ट्रांसफ़र कैसी होती है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट हम पढ़ेंगे।
देखो नॉर्मली हमें पता है कि हीट, अगर आप कोई भी खाना बना रहे हो, कोई गैस के ऊपर आपने कोई खाना रख रखा है, यानी ये हमारे पास हमारा चूल्हा है और ये हमारे पास उसके ऊपर कुछ खाना बना रहे हो, तो अगर आप इसको टच करते हो अपने हाथ से, अगर आप किसी भी कंटेनर को टच करते हो तो ये आपको क्या लगेगा, हॉट लगेगा, काफ़ी गर्म होगा। तो क्यों गर्म हो गया ये यहाँ से हम हीट दे रहे थे, तो ये हमारा पूरा का पूरा जो बर्तन है वो भी गर्म क्यों हो गया, ये क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है हीट का। जैसे कि अगर हम एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ये हम क्या ले रहे हैं, कुछ ब्रिक ले रहे हैं, ठीक है, जिससे हमारा जो चीज़ है वो स्टैंड जो होगा वो प्रॉपरली रह सके। ये हमारे पास 2 ब्रिक हैं, बीच में हमने क्या ले लिया, एक रॉड ले लिया, ठीक है, एक आयरन की रॉड हमने ये रख ली, आयरन की ले लो, स्टील की ले लो, किसी भी चीज़ की आप ले सकते हैं, एल्यूमिनियम की ले लो। तो हमने क्या लिया, आयरन की रॉड ली और यहाँ पे हमने क्या रख दी, एक कैंडल जिसको जला रखा है, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ कुछ ड्रॉप्स किसके डाल दिए, वैक्स के ड्रॉप डाल दिए। ये क्या है, हमारे पास वैक्स है। अब देखो हीट होने की वजह से, यानी आपने हीट कहाँ पे, उसका एक कोना जो आयरन की जो बार है या फिर जो भी आपने आयरन लिया है उसका जो एक कोना है वहाँ पे हम हीट दे रहे हैं। हीट जो होगी वो धीरे धीरे ट्रैवल करेगी इस मेटल के थ्रू और वो कहाँ पे पहुँचेगी, पहले इस वाले वैक्स पे, तो ये वैक्स क्या होगा, टपकना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हीट अगले पे जाएगी, अब अगला वाला टपकना स्टार्ट हो जाएगा, फिर अगले पे जाएगी, अगले वाला टपकना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, कंडक्शन दिखा रहा है, यानी हीट जो होगी वो इसमें ट्रैवल कर पा रही है। जो सबसे पहले जो नियरेस्ट वाला वैक्स था वो सबसे पहले जलेगा, मतलब सबसे पहले पिंगल के नीचे गिर जाएगा, जो उसके बाद वाला होगा उसके बाद, और धीरे धीरे जो लास्ट में होगा वो सबसे लास्ट में। तो ये क्या है, कंडक्शन होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कंडक्शन, ठीक है। अब देखो कंडक्शन का मतलब क्या है, द प्रोसेस जिसकी वजह से हमारी जो हीट होती है वो ट्रांसफ़र हो रही है एक हॉटर एंड से एक कोल्डर एंड तक। तो ये हमारे पास क्या है, हॉट एंड है, और ये हमारे पास क्या है, कोल्ड एंड। तो ये ट्रांसफ़र हो रही है हॉट से कोल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। जो मटेरियल ये अलाउ करता है, जो हीट को मतलब अपने थ्रू पास कर सकता है हीट को, उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर क्या होता है, जो कि अलाउ करता है हीट को कि वो पास हो सके, मेरे थ्रू निकल सके, तो उसमें से हम क्या कहेंगे, उसको कंडक्टर। क्या होते हैं एग्जाम्पल कंडक्टर, जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम होता है, ये एक गुड कंडक्टर होता है हमारा हीट का, ठीक है। और क्या होता है, जैसे आयरन होता है, कॉपर होता है, तो ये सारे के सारे हमारे पास गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, ठीक है। कुछ ऐसे कंडक्टर या फिर कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं जो अलाउ नहीं करते, विच डू नॉट अलाउ हीट, ठीक है, हीट को अलाउ ही नहीं करेंगे कि उसमें से वो पास हो सकें, तो उस वाले को हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है। इंसुलेटर क्या होते हैं, यानी ये जैसे एग्जांपल हमारे पास क्या है, प्लास्टिक है, वुड है, ये सारे के सारे इंसुलेटर होते हैं, यानी ये हीट को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो सेम जैसे ही आपने यही वाला एग्जांपल लिया था, जो बर्तन था वो तो गर्म हो गया था, लेकिन बर्तन की जो हैंडल होगी वो किसकी है, वुड की बनी है, तो वो जो वुड की हैंडल होगी ये आप पकड़ सकते हो, लेकिन बर्तन को आप टच नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जो वुड का जो हैंडल है वो क्या है, ये एक हमारा कंडक्टर नहीं है, ये इंसुलेटर है, और इंसुलेटर जो होता है वो कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होने देता हीट को। तो ये इसीलिए ये जो प्लास्टिक के हैंडल बने हुए होते हैं, वुड के हैंडल, वो इसीलिए बने होते हैं क्योंकि हमें जो गर्मी है वो जलाए ना, यानी जो अगर हम खाना बना रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर तो उसकी वजह से हमारा बर्तन गर्म हो जाएगा, लेकिन हम हैंडल को पकड़ सकते हैं इनकी वजह से। इंसुलेटर के अंदर हमारे पास क्या है, एयर और हमारे पास जो वाटर होता है वो भी आता है, यानी एयर और वाटर, हम इन दोनों को कह सकते हैं ये बहुत ही बुरे यानी बैड और पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। ये हीट को जल्दी से ट्रांसफ़र नहीं होने देते, ठीक है। तो वाटर और जो एयर होता है वो बैड और पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। अब देखो गरम कैसे होती है, कोई भी चीज़ अगर गर्म होनी, यानी हम क्या लेते हैं, एक ना ये फ्लास्क लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हम इस पे ना एक हम गरम करने के लिए कुछ ना कुछ रख देते हैं, यानी हम यहाँ पे हमने क्या लगाया, एक बर्नर लगा देते हैं, ठीक है। ये बर्नर है, ये यहाँ से सप्लाई कर रहा है, ये उसका स्टैंड हो गया,
ठीक है। नीचे हमारे पास बर्नर है, उसने क्या किया, हीट देना स्टार्ट कर दिया और इसके अंदर हमने क्या रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है। अब देखो पानी की वजह से हमारे पास पानी है, नीचे हमारे पास क्या है, गर्मी मिल रही है। तो जिस एरिया के अंदर हमारे पास ये पानी का एरिया जो डायरेक्टली कांटेक्ट में किसके आ रहा है, हीट के डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहा है, तो ये वाला एरिया क्या होगा, ज़्यादा हॉट होगा, जल्दी से ये गर्म हो जाएगा ये वाला पानी, ठीक है। लेकिन जो साइड वाला पानी है, यहाँ वाला है, ये क्या है, अभी कोल्ड रहेगा, ये इतनी जल्दी गर्म नहीं होगा जितना जल्दी हमारा बीच वाला हो जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, ये क्या होता है, हमारा नॉर्मल पानी को आपने देखा होगा ना, जब वो उबलेगा तो वो कैसे ऐसे डायरेक्शंस में जाता है, ठीक है, ऐसे डायरेक्शन में जाएगा। यानी बीच का अगर गर्म हो जाता है, गर्म होने के बाद वो कहाँ है, ठंडे की ओर जाएगा, और ठंडा वाला कहाँ जाएगा, गर्म की ओर जाएगा। तो ये ऐसे हमारे पास जो पानी का होगा सप्लाई, वो ऐसे मुड़ता रहेगा, ऐसे घूमता रहेगा। और ये जब तक हमारे पास जो ये मूवमेंट है, साइडवेज जो मूवमेंट जा रही है, ये कब तक होती रहेगी, जब तक हमारा पूरा जो पानी होगा वो हॉट नहीं हो जाएगा, यानी पूरे में सेम टेम्परेचर नहीं आ जाएगा, तो पूरा जब तक घूमता रहेगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। कन्वेक्शन क्या होता है, यानी ये प्रोसेस जिसमें कॉन्टिन्यू रहे, ये वाला हमारा जो प्रोसेस है ये कॉन्टिन्यू रहे, जिससे हमारे पास जो पूरा पानी होगा, पूरा वाटर जो होगा वो गर्म हो जाए, तब तक हमारे पास वो चीज़ प्रोसेस जो होगी वो चलती रहेगी, उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। अब देखो ऐसा हमारे पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वाटर के केस में ही देख रहे हैं, नहीं, एयर के केस में भी आपको ये देखने को मिलता है। यानी आपने कभी भी, जैसे ये आपने एक कैंडल है, ये कैंडल आपने बर्न कर रखी है, ठीक है, इसमें आपने क्या देखा होगा, जो एयर यहाँ पे प्रेजेंट होगी, जो इसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट होगी, वो क्या होगी, जल्दी गर्म हो जाएगी, जल्दी हॉट हो जाएगी। और जो एयर यहाँ पे प्रेजेंट होगी, साइड में प्रेजेंट होगी, वो थोड़ा टाइम लगाएगी गर्म होने में, यानी वो इतने गर्म फील नहीं होगी। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, डायरेक्टली हमारी जो डायरेक्ट हीट है वो पड़ रही है। यानी अगर आप यहाँ पे अपना हाथ रख के देखोगे, कैंडल के जस्ट ऊपर अगर आप हाथ रख के देखोगे, एक कैंडल के यहाँ पे आपने अपना हाथ रख के देखा है, तो इस एरिया के अंदर आपको क्या है, हॉटनेस जो होगी वो कम लगेगी और इस वाले एरिया में ज़्यादा लगेगी। क्यों, क्योंकि अब एयर क्या हो रही है, एयर ट्रैवल कर रही है। एयर भी कैसे ट्रैवल कर रही है, यानी जो गर्म होती जाएगी वो ऊपर जाती जाएगी एयर, और जो कोल्ड वाली एयर होगी उसकी जगह लेती रहेगी, और कोल्ड वाली एयर किसकी, हॉट वाली की जगह लेती रहेगी। तो इस हिसाब से हमारे पास जो होगा, एयर जो होगी वो ऐसे निकलती रहेगी, और इसी वजह से हमारे पास क्या होगा, थोड़े टाइम बाद देखोगे आप, एयर जो होगी वो उस एरिया की गर्म हो जाएगी। लेकिन कंपैरेटिवली जो हमारे ऊपर वाला एरिया होगा वहाँ पे ज़्यादा गर्म होगी, और साइड वाले एयर वाली जो साइड वाला जो हिस्सा है वहाँ पे कम होती है। किसकी वजह से, ये भी हमारे पास किसकी, कन्वेक्शन जो होता है उसी की वजह से होती है, ये हीट हमें फील होती है, ठीक है। अब देखो यही वाला केस हमारा नॉर्मल जो नेचर होता है उसमें भी देखा जाता है। यानी इन कोस्टल एरिया की अगर हम बात करें, जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे हमारी जो ब्रीज चलती है वो कैसी होती है, देखो दो टाइप की होती है। एक तो हमें क्या दिखती है, सी ब्रीज, जो दिन के टाइम पे हमारे पास होती है, सी ब्रीज होती है। एक होती है एट नाइट, जो हमारे पास ब्रीज चलती है एट नाइट, ठीक है। दोनों के बारे में हम देखेंगे। देखो अगर हमारे पास सी ब्रीज है, सी ब्रीज का क्या मतलब है, यानी हमारा जो दिन के टाइम पे जब सूरज है हमारा, तो हमारा जो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ओशन वाला एरिया है, और ये वाला हमारे पास लैंड वाला एरिया, ठीक है, ये लैंड है। तो लैंड जो होगा वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा, ये जल्दी जल्दी हॉट होगा एज़ कम्पेयर टू ओशन। जो ओशन वाला एरिया होगा वो क्या होगा, वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होगा जितनी जल्दी हमारा लैंड हो जाएगा। गर्म होने की वजह से हमारे पास क्या होगा, हीट जनरेट होगी, और हीट क्या करेगी, एयर को गर्म कर देगी, और जैसे ही गर्म एयर होगी वो क्या करेगी, ऊपर उठेगी और वो ठंडी एयर की तरफ भागेगी। ठंडी एयर कहाँ पे मिलेगी, जो हमारे पास ओशन वाला एरिया यानी सी वाला जो एरिया होगा वहाँ पे क्या है, हमारे पास ठंडी एयर है। तो गर्म वाली किसकी तरफ भागेगी, ठंडी की तरफ भागेगी, और जो ठंडी वाली होगी वो किस तरफ जाएगी, वो जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है वहाँ पे। तो यानी अब हमारे पास क्या है, कहाँ से आ रही है हवा, कहाँ से आ रही है, ओशन से हवा आ रही है, यानी सी से जो अगर हवा लैंड की तरफ आ रही है उसको हम क्या कहते हैं, सी ब्रीज कहते हैं। किसकी वजह से, ये भी हमारे पास नॉर्मल एक साइकिल होता है, जो हमारा जो सी का जो एयर होती है ना वो मूव करती है इस प्रॉपर साइकिल में। यानी हमेशा जो गर्म एयर होगी वो क्या करेगी, ऊपर उठेगी, जो एयर हॉट हो गई है और वो किसकी जगह लेगी, कोल्ड वाली की जगह लेगी, और कोल्ड वाली जो एयर होती है वो किसकी जगह लेती है, हॉट की। तो इस हिसाब से हमारा पूरा साइकिल चलता रहता है, और हमारी जो हवा होती है वो कहाँ से आती है, यानी ओशन से हमारी लैंड की तरफ हवा आ रही है, इसी को हम सी ब्रीज कहते हैं, इस वजह से वो आती है।
रात के टाइम सेम ऐसे ही उल्टा होता है। रात के टाइम क्या है, हमारे पास जो ओशंस होते हैं वो हमारे पास, जैसे ये देखो, ये हमारे पास ओशन वाला एरिया है और ये हमारे पास लैंड वाला एरिया है। तो अब हमारे पास क्या है, लैंड जो होगा वो जल्दी कूल हो जाएगा, लेकिन जो हमारा ओशन होगा वो जल्दी कूल नहीं होगा, ठीक है। तो ओशन से हमारे पास क्या है, यहाँ से हमारे पास हीट निकलेगी, ये वाला एरिया हमारे पास क्या हो गया, कूल हो गया है। लैंड जो होगा वो हमारा कूल जल्दी हो जाता है। तो ओशन में से हीट निकलेगी, यानी जो एयर होगी गर्म होगी, और वो वहाँ से निकल के किधर जाएगी हमारे पास, किस एरिया के अंदर, जो हमारे लैंड वाला एरिया होगा गर्म उधर जाएगी, और ठंडी हवा किधर चली जाएगी, ओशन की तरफ चली जाएगी। तो नाइट के टाइम पे क्या होता है, टोटली रिवर्स प्रोसेस होता है। पहले हमारे पास क्या है, लैंड की तरफ हवा आ रही थी, अब लैंड से हवा कहाँ पे जा रही है, ओशन के अंदर जा रही है। तो इस हिसाब से जो कोल्ड एयर होती है, इसके अंदर कूल एयर इस डायरेक्शन में जा रही है और हॉट एयर इस डायरेक्शन में जा रही है। और इस वाले केस में क्या था, हमारा हॉट इस डायरेक्शन में जा रही थी और कूल हमारे वापस जा रही थी। तो ऐसा आपको देखने को मिलता है, नॉर्मल कोस्टल एरियाज़ के अंदर देखने को मिल जाती हैं ये। अब बात आती है, हमें हीट फील क्यों होती है, क्या है, क्या हीट के अंदर ऐसा क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से हमें हीट लगती है। वो होती है रेडिएशन। रेडिएशन की वजह से हम फील करते हैं, सन से जो हीट आती है ना वो रेडिएशन की फॉर्म होती है, और इसी वजह से जो हमें हीट फील होती है, ठीक है। और रेडिएशन को कभी भी ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो बिना किसी मीडियम, जैसे हमारा स्पेस है, सन हमारे पास यहाँ है और ये हमारे पास अर्थ का प्लेनेट है, तो बीच में जो होगा वो स्पेस है, स्पेस में तो कोई भी पार्टिकल्स नहीं होते, तो जो रेडिएशन होती है वो ट्रैवल कर जाती है हमारे विदाउट मीडियम, उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, और वो कहाँ तक पहुँचेगी, अर्थ के सरफेस तक हमारे पास, यानी एटमॉस्फेयर तक पहुँची है, जहाँ पे हमें गर्मी लगनी शुरू हो गई है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही अगर हम कोई यूटेंसिल की भी बात करें, तो एक यूटेंसिल अगर गर्म है, ये हॉट है, ठीक है, तो हॉट है, थोड़े टाइम के बाद अगर इसको कोई गर्मी प्रोवाइड ना करो और इसको बर्तन को वहीं पे साइड में कहीं पे भी रख दो, थोड़ी देर बाद देखोगे आप वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। कूल कैसे हो गया वो, क्योंकि उसने अपनी जो गर्मी है वो कहाँ पे दे दी, सराउंडिंग में प्रोवाइड कर दी, सराउंडिंग में भेज दी। और यही जो गर्मी होती है, देना का क्या मतलब होता है, किसके थ्रू दे रहा है, ये रेडिएशन के थ्रू दे रहा है। तो वो जो हॉट यूटेंसिल था अब वो कैसा हो गया, कूल हो गया, बिल्कुल ठंडा हो गया है। देखो हमें ये तो समझ में आ गया। देखो जो कोई भी हॉट बॉडी होगी वो क्या करेगी, रेडिएट करेगी हीट, यानी हीट को वो बाहर निकालेगी, कोई भी हॉट बॉडी होती है वो। अब ये क्या है, हॉट बॉडी अगर कोई भी चीज़ रेडिएट कर रही है तो ये हीट, ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी हीट एब्जॉर्ब ही होती है, नहीं, कुछ हीट जो होगी वो एब्जॉर्ब्ड हो जाएगी और कुछ हीट जो होगी वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, ठीक है। तो जो एरिया, जो चीज़ रिफ्लेक्ट कर देगी हीट को, तो वो हमारे पास कैसी होगी, वो इतनी गर्म नहीं होगी, ये रिफ्लेक्ट है बच्चे, रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। और जो एब्जॉर्ब हो जाती है, एब्जॉर्ब का मतलब क्या है, उसने ले लिया है, तो इसकी वजह से हमारे पास जो इंक्रीज होता है टेम्परेचर, वो किसकी वजह से होता है, जो कि हमारा एब्जॉर्ब कर रही है। कोई भी चीज़ अगर एब्जॉर्ब कर रही है उस हीट को, तो वो हमारे पास टेम्परेचर, उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास देखो रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास क्या होता है, रिफ्लेक्ट हमारे पास क्या है, जैसे कई बार आपने घर देखे होंगे, तो घर के कुछ घर ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप अपना मतलब बाहर अगर कोल्ड भी है, टेम्परेचर बहुत कोल्ड है, तो भी हमारे पास जो घर है अंदर से हॉट रहेगा, या फिर हम वार्म कह सकते हैं, हॉट तो नहीं है, हॉट में तो कैसे रहा जाएगा, हम वार्म कह सकते हैं, ठीक है। वार्म हमारे पास अंदर रहेगा टेम्परेचर। तो कैसे रह सकते हैं हम, इतना कैसे बना के रख सकते हैं, वो किसकी वजह से, जैसे कई बार क्या होता है, हम लकड़ी से घर बना लेते हैं, तो लकड़ी से हम क्या करेंगे, बीच में थोड़ा सा गैप रखते हैं, जो आउटर वॉल होती है ना उसके और अंदर वाली वॉल के बीच में आप थोड़ा सा गैप रखो, उस गैप के अंदर क्या होगा, एयर जो होगी वो ट्रैप हो जाएगी, और एयर का वही है सेम काम, ये बहुत ही बुरी कंडक्टर होती है हीट की। तो ना तो ये हीट को, अंदर वाली हीट को बाहर जाने देगी, ना बाहर वाली ठंड को अंदर आने देगी, तो जिसकी वजह से हमारा जो घर होते हैं वो सारे के सारे मतलब उनके अंदर इतनी जो ठंड होती है वो फील नहीं होती, या फिर इतनी ज़्यादा गर्मी जो होती है वो भी फील नहीं होती। अगर अंदर ठंडा है तो वो ठंडा रहेगा, क्योंकि उसके अंदर बीच में हमारे पास क्या है, एयर ट्रैप हो गई है। ऐसे ही इसी के लिए आजकल हमारे पास क्या आने लगे हैं, होलो ब्रिक्स आने लगी, यानी जो हमारी ईंटें होती हैं ना, वो भी हमारे पास बीच में से खोखली ईंटें आने लगी हैं, जिस खोखली ईंट में हमारे पास क्या है,
एयर रहे, और एयर की वजह से हमारे पास क्या होगा, जो हमारा घर है वो या तो ठंडा रहेगा या फिर गर्म रहेगा। वो डिपेंड करता है हमारे टेम्परेचर पे। जैसा हम टेम्परेचर रखेंगे, यानी अंदर की जो गर्मी है वो ना बाहर जा सकती, ना बाहर की गर्मी जो है वो अंदर आ सके, तो इसलिए ये नॉर्मली किया जाता है। अब देखो, जो रिफ्लेक्टेड और एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं। कोई भी डार्क कलर की कोई चीज़ होगी वो क्या करेगी, हीट को एब्जॉर्ब करती है। लाइट कलर वाले क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसीलिए जो समर का टाइम होता है, गर्मी का टाइम होता है, उस टाइम पे हम लाइट कलर के क्लॉथ्स ज़्यादा पहनते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं ज़्यादातर हीट को। और डार्क कलर के जो क्लॉथ्स होते हैं वो हम विंटर में ज़्यादा पहनते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, उस टाइम पे गर्मी चाहिए होती है, थोड़ी हीट चाहिए होती है। ठीक है, तो हीट को लाने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ गर्म डार्क चीज़ चाहिए होती है। तो इसी हिसाब से हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं गर्मी सर्दी में। तो गाइज़, इस वीडियो के अंदर बस इतना ही है इस चैप्टर में, इसके अलावा और कुछ नहीं था, सब कुछ हमने इसमें वीडियो के अंदर क्लियर कर दिया है। तो आई होप आपको ये सारा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई, तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।